नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सभी व्यूवर्स को। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो केवीएस का रिटर्न फाइट कर चुके हैं और वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बहुत सारे यूट्यूब पर अलग अलग प्रकार के टीचर्स, कुछ केवी टीचर्स के या कुछ प्रोफेशनल इंटरव्यूअर्स के आपको इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। बट ये इंटरव्यू थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा सा ख़ास है। इसलिए ख़ास है, इसके 5 रीज़न मैं यहाँ बताऊँगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। पहला रीज़न है, जैसे कि आप मुझे जानते होंगे कि मेरा नाम इनायत अली है और मैं खुद केंद्रीय विद्यालय के अंदर काम करता हूँ एज ए पीजीटी हिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। दोस्तों, मेरा 5 फेज़ में है इंटरव्यू मैंने देखा है। किस तरह देखा है? इसका पहला है कि मैंने खुद केवीएस इंटरव्यू दिया है एज अ कॉन्टेक्चुअल। उसमें मेरी सेकेंड रैंक थी केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कोटा के अंदर। दूसरा, मैं खुद केवी स्टूडेंट रहा हूँ। तीसरा, मैं पिछले 3 साल से केवीएस इंटरव्यू ले रहा हूँ कॉन्टेक्चुअल टीचर्स के, पीजीटी हिस्ट्री के। जो नॉट ओनली इन माई स्कूल, मैं बाहर के स्कूल में भी जाता हूँ इंटरव्यू लेने के लिए। चौथा, मैं खुद इंटरव्यू फाइट करके और 48 मार्क्स आए थे मेरे आउट ऑफ 60। मैंने इंटरव्यू फाइट किया था और आज मैं उस जॉब को कर भी रहा हूँ। और अगला, मैं खुद एक केवी स्टूडेंट रहा हूँ अपने टाइम पे, माफ़ कीजिएगा। और पांचवा रीज़न है कि मैं खुद एक रेजोनेंस का इंटरव्यू दे चुका हूँ सोशल साइंस पढ़ाने के लिए। और मैं 1 साल कॉलेज लेक्चरशिप में मैंने काम किया था, तो वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के टीचर्स को लेने के लिए भी मैंने इंटरव्यू बोर्ड में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो लगभग एक बहुत ही ह्यूज एक्सपीरियंस बहुत छोटी सी उम्र में मैंने पा लिया था। और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं बहुत जल्दी ही एज में पीजीटी हिस्ट्री बन गया था केंद्रीय विद्यालय के अंदर, जस्ट 24 ईयर्स एज में। तो दोस्तों, उम्र चाहे छोटी है बट हमारे कारनामे बड़े हैं। आप जानते, 23 साल की उम्र में एक पीजी कॉलेज का लेक्चरर बन गया था। प्राइवेट कॉलेज था, मेरे तहसील में था। मैं टोंक तहसील, टोंक जिले से बिलोंग करता हूँ। मुड़ियार तहसील के अंदर एक कॉलेज है, महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज, वहाँ पर मैंने लेक्चरशिप की है। 23 साल की उम्र में लेक्चरर था, 22 साल की उम्र में नेट फाइट कर लिया था और 24 साल की उम्र में पीजी हिस्ट्री बनकर मणिपुर में मैंने ज्वाइन किया था। मेरा जो स्कूल है वो अभी केंद्रीय विद्यालय इम्फाल नंबर 2 है, मणिपुर में है। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत रियल एक्सपीरियंस जो है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं एज अ बोर्ड मेंबर क्या देखता हूं। जब मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू दिया तो मेरी क्या फीलिंग थी। जब मैंने परमानेंट बनने के लिए फ्रेश रिक्रूटमेंट 2018 के अंदर ड्राइव के अंदर, उसमें जब मैंने प्रिपरेशन की, उसी की भी नोटबुक जनरली जो मैंने बनाई थी उसी की नोटबुक में यूज़ कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि शायद कुछ बात जो बाकी यूट्यूब वीडियो पे ना हो वो आपको बताई जाए, खुद का एक्सपीरियंस ज़्यादा बताया जाए। क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। 10th तक मैं खुद आरबीएससी में पढ़ा हूँ, राजस्थान बोर्ड में पढ़ा हूँ, और 11वीं 12वीं में केंद्रीय विद्यालय के अंदर पढ़ा हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा बाकी और यूट्यूब वीडियोस से। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें। और क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं पीआरटी को छोड़कर, फ्रेश रिक्रूटमेंट के बहुत सारे टीजीटी पीजीटीज़ के और भी बहुत सारी वेरियस पोस्ट पे जो एग्ज़ाम हुए थे फरवरी के अंदर, उन सब के रिजल्ट आ चुके हैं। पीआरटी का शायद 2-4 दिन के अंदर आने वाला है। इसी अप्रैल मंथ में लगभग सारे के सारे जो रिजल्ट है, पेंडिंग रिजल्ट है, वो आ जाएंगे और मई से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो स्पेशली जो मेरा जो वीडियो है ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी जो कैंडिडेट हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है रिटर्न के अंदर, उनके लिए ज़्यादा है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा डायरेक्ट हम भी पूछते हैं। और आप इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में मुझे बताइए, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, खुद को परिचय, खुद का परिचय कीजिए। तो वही आपको पता है, आप कम से कम अपने बारे में 5 से 10 लाइन ज़रूर याद कर लें। कोशिश करें कि इंग्लिश में बोलें, क्योंकि केवीएस जो है वैसे तो हिंदी और इंग्लिश को प्रमोट करता है, बट समटाइम जो मेंबर्स होते हैं, वो 5 मेंबर्स मिलेंगे आपको सामने, बताऊंगा वो क्या क्या उनका रोल क्या क्या है, वो आगे डिस्कस करूँगा पॉइंट में। तो उसमें से
एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन से, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ से ही बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है। तो आप प्लीज़ 5 से 10 लाइन, माई सेल्फ इनायत अली, माई स्टडी या माई एजुकेशन का क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो है वो ये है MA B.Ed, या माई हॉबीज इज दैट, ठीक है। तो उस 5-10 लाइन, माई फादर नेम इज़ दिस, वर्किंग और नॉन वर्किंग, जो भी है आपको अपने बारे में 5 से 10 लाइन में कंप्लीट करना है। बहुत लंबा नहीं करना है। अपने ब्रदर सिस्टर के बारे में बहुत ज़्यादा बताना नहीं है आपको, बस सिबलिंग कितने हैं आपके, 3 बहन, 2 भाई, 1 बहन 1 भाई, जो भी है तो आपको जस्ट जल्दी समराइज़ करके बताना है। आपकी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं जाना है कि मैंने BA वहाँ से करी, MA वहाँ से करी, 10वीं यहाँ से करी, 12वीं वहाँ से करी, बहुत लंबा नहीं खींचना है। आपको डायरेक्टली अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए, MA B.Ed या PGT हो तो BSc B.Ed, BA B.Ed जो भी है। अगर डीलेड किया हुआ है, PRT के टीचर अप्लाई कर किया है आपने, तो डीलेड और एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा बोल के आप आगे बढ़ जाइए। अगर आपने BA किया है तो BA बता दीजिए, जो भी ग्रेजुएशन कोर्स आपने किया है। बहुत लंबा नहीं खींचना है इसको, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन ये हमेशा हो जाता है, जनरली ये कॉमन क्वेश्चन हो गया है, शायद इस बार पूछे ना पूछे, डिपेंड करता है उस इंटरव्यूअर पर। तो ये क्वेश्चन है कि आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं, वाई यू चूज टीचिंग एज अ प्रोफेशन। तो आपको थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि वो जान जाते हैं कि आप बाई चांस टीचर बनने वाले हैं या बाई चॉइस बन रहे हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, राजस्थान में तो ऐसे फिनोमिना है कि हम लोग BA MA कर लेते हैं तो B.Ed तो कर ही लेते हैं लास्ट में आके, ठीक है। तो जनरली ये फिनोमिना वो तोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि टीचर जो बने, क्योंकि नई नहीं पे आ चुकी है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्लाउस टीचर के बारे में डालें, क्योंकि एक अच्छे भविष्य, बच्चों का अगर भविष्य निर्माण करने वाला कोई है, इवन राष्ट्र का जो निर्माण करने का जो सबसे बड़ा योगदान कोई देता है, कोई कौम देती है, तो टीचर्स कौम है, वो अध्यापकों की का समूह है। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव, क्रिएटिव बनाया जाए। तो आपसे पूछेंगे ज़रूर कि क्यों आप टीचिंग प्रोफेशन में आए, पुलिस में क्यों नहीं गए। आपसे पूछेंगे आपकी हाइट देखकर वो, आप आर्मी ने ट्राई क्यों नहीं किया, आप कलर की जॉब में क्यों ट्राई नहीं कर रहे। आपने अगर नेट बता दिया कि मेरी नेट क्वालिफिकेशन है, तो आप प्रोफेसर क्यों नहीं बन रहे, PhD। मुझसे पूछा था एक क्वेश्चन, जब मैंने कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू दिया था उस वक्त मेरा नेट हो चुका था, तो प्रिंसिपल ने बहुत इंसिस्ट किया मुझे, इवन 5 बार उसने पूछा मुझसे कि आप PhD क्यों नहीं कर रहे, PhD क्यों नहीं कर रहे, JRF क्यों नहीं कर रहे। तो मेरा रिप्लाई ये था कि सर मुझे जॉब की ज़रूरत है, आई नीड अ सुटेबल जॉब फॉर मी, जो मुझे आगे इनरिच करे, मुझे आगे बढ़ाए, आगे प्रगति में वो योगदान दे। PhD करने से भी फ़ायदा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जॉब बहुत ज़रूरी है। एक स्टेबल जॉब होगी तो मैं आगे PhD भी करूँगा। अगर सिचुएशन अलग होगी या मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरे प्रोफेशनल वर्क के लिए, आई विल डू PhD ऑल्सो, बट एज ऑफ नाउ मुझे एक जॉब की ज़रूरत है। ये मेरा जनरली रिप्लाई था वहाँ पे। तो प्लीज़ आप रियलिस्टिक आंसर करें, बहुत ज़्यादा वीडियो देखकर या बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करके आप आंसर ना करें, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ साइकोलॉजिस्ट होगा वहाँ पे आपके झूठ को पकड़ लेगा। आप बहुत लंबी फेंकने लग जाओगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, इवन आप भूल भी जाओगे बहुत सी चीज़ें। तो आप बहुत नॉर्मली रिप्लाई करें, स्माइल के साथ रिप्लाई करें, और बहुत कंफर्टेबल होकर बैठें आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलना है, और इवन नॉट ओनली कि आपको फुली आंसर इंग्लिश में देना है, ऐसा भी नहीं करना है। यू कैन स्पीक हिंदी और इंग्लिश। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो है कि आप KV क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आएंगे जो ऑलरेडी सर्विस में होंगे, वे भी राजस्थान में रीट में होंगे या सेकंड ग्रेड के अंदर होंगे, मे भी फर्स्ट ग्रेड वाले भी आ सकते हैं कि, और या अदर स्टेट के जो लोग हैं, पुलिस हो या पटवारी हो, ग्राम सेवक हो या वनपाल हो, वन रक्षक हो, बहुत सारे सर्विस के या बैंक वाले भी बहुत से इंटरव्यू देते हैं, एग्ज़ाम अप्लाई करते हैं, फाइट हो गया हुआ उनका, अगर सेशन हो गया हुआ तो वो भी इंटरव्यू देने आएंगे। तो वो बोलेंगे आप तो ऑलरेडी जॉब हो, आपको जॉब की क्या ज़रूरत है, आप KV को क्यों चुन रहे हो, आप तो ऑलरेडी जॉब में हो। तो इससे भी आपका रियलिस्टिक आंसर होना चाहिए। आप कभी मत बोलना कि मैं पैसे के लिए काम करने आया हूँ, क्योंकि KV में सैलरी अच्छी मिलती है। आप PGT बनोगे तो 45,000 500-600 से आपकी तो बेसिक शुरू होगा, लगभग 65,000 आपकी सैलरी बनेगी फर्स्ट मंथ की। आप जानते हो KV में या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको फुल सैलरी मिलती है, 2 साल का प्रोफेशन पीरियड जरूर होता है और सैलरी फुल मिलती है। जैसे मेरे राजस्थान के निवासी तो बताता हूँ, राजस्थान में शायद सैलरी कम मिलती है, 2 साल तक 20-25-30 हज़ार मिलते हैं फर्स्ट ग्रेड को, उसके बाद फिर वो 50-60 तक पहुँचता है। तो यहाँ डायरेक्ट 65,000 मिलेंगी आपको। तो कभी आंसर करना कि मैं पैसे लेने आया हूँ, वरना वो नेगेटिव हो जाएगा।
आपको बोलना है कि केवी में इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने आप को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाना है, मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद है, मैं बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ, उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि वो देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। ऐसे कुछ बात आप जुमले भी बोल सकते हो, बट वो रियलिस्टिक से जुड़े हुए होने चाहिए। बहुत आपकी बात और आपके हाव भाव से अलग अलग नहीं होना चाहिए, सब मिक्स करके बोलना है आपको, और बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। कोशिश करो कि 2-3 लाइन में ही आपका आंसर समराइज़ करके आप कर दो, क्योंकि देखो वो टाइम उनके पास बहुत टाइम है इंटरव्यू के पास, वो 2-3 दिन भी चला देंगे इंटरव्यू, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उनको टीएडीए मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप समराइज आंसर करें, जितना हो सके उतनी अच्छी बातें अपनी उस लाइनों में डाल दें, जिससे वो जल्दी समझ जाए कि बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या वो जो जानना चाह रहे हैं आपके बारे में वो उनको मिल जाए 2-3 लाइन के अंदर ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आप कोई भी राज्य में नौकरी के लिए तैयार हैं। एज यू नो दैट कि केवीएस जो है वो पूरे इंडिया का है, सेंटर को नॉट ओनली सेंटर, हाँ नॉट ओनली इंडिया में, इवन 3 केवी आउटसाइड भी है, काठमांडू में है, ढाका में है, तेहरान में है। तो आप किसी भी राज्य में, आपको जैसे मुझे पोस्टिंग मिली मणिपुर में, हालांकि मेरी जो रिक्रूटमेंट हुई हो तो नॉर्थ ईस्ट ड्राइव के लिए हुई थी, तो मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट आपको फ्रेश में आपको साउथ फेंक सकते हैं, जम्मू कश्मीर फेंक सकते हैं, हरियाणा फेंक सकते हैं, और मणिपुर भी फेंक सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप किसी भी स्टेट में जॉब करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि तवांग जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर भी केवी है, जम्मू कश्मीर में भी केवी है, केरला के अंदर भी केवी है, इवन पोर्ट ब्लेयर में भी केवी है। तो आपकी पहली पोस्टिंग पोर्ट ब्लेयर भी हो सकती है, आइलैंड में कहीं सिलवासा भी हो सकती है, दादर नागर हवेली भी हो सकती है। तो आपसे वो क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि आप रेडी हैं, तो आपको बोलना है कि सर आई एम रेडी, मुझे कहीं पर भी जहाँ पर भी पोस्टिंग मिलेगी आई विल गो देयर एंड डू एवरीथिंग व्हाट स्टूडेंट डिजर्व फ्रॉम मी, या जो मुझसे बच्चे चाहते हैं वो मैं उनको देने की पूरी कोशिश करूँगा। आई विल डू माई बेस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ, स्टूडेंट्स फ्यूचर, ओके। अगला क्वेश्चन है कि आप जो लेट कमर्स हैं, या जो आलसी बच्चे हैं, या जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, आजकल देख आप जानते हो कि हर क्लास में 10% बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, 10% बच्चे इस तरह के आलसी बच्चे होते हैं, और 80% बच्चे मीडियम साइज़ के होते हैं। ये जनरली हर क्लास का एक रूल होता है। तो इंटेलिजेंट पे तो बात कर ली उन्होंने कि इंटेलिजेंट पे आपसे बहुत कम पूछेंगे, हालांकि वो हमेशा पूछते हैं कि जो बच्चे आलसी होते हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते, उनको पढ़ाई से थोड़ा हेट होता है, तो उनको कैसे मैनेज करोगे आप? तो वो भी आंसर आपका रियलिस्टिक होना चाहिए कि सर मैं उनको एक्स्ट्रा क्लास करूँगा, उनको मोटिवेट करूँगा, उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊँगा, जिससे उनका ध्यान जो भटका हुआ है वो स्टडी की तरफ आ जाए और वो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ऐसे कुछ 4-5 लाइन आपको ऐड करना है खुद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि एक अच्छे टीचर की कोई 3 क्वालिटी बताइए। तो यहाँ आपको फंसाना चाहते हैं एक्चुअली, वो ऐसा जानना चाहते हैं जो आप तो बताओगे मगर वो जानना कुछ और चाहते हैं, जानते कि आप क्या बोलने वाले हो इसका आंसर, क्योंकि ये आंसर इसमें देखो 10 पॉइंट भी जोड़ सकते हैं आप, 15 पॉइंट भी जोड़ लोगे, 20 पॉइंट जोड़ लोगे, क्वालिटीज़ बहुत सारी चाहिए होती टीचर्स की, और वो बेस्ट 3 आपसे पूछ रहे हैं कि बेस्ट 3 क्या है। तो टीचर शुड बी डिसिप्लिन, लॉयल एंड हॉनेस्ट लॉयल जनरली एक ही होता है, वफादार रहो या ईमानदार रहो और अनुशासन में रहो। आप जोड़ सकते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, आप जोड़ सकते हैं उसको कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए आजकल, क्योंकि केवीएस में देखो कंप्यूटर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पीपीटी, एमएस वर्ड कब आगे आएगा, ये पॉइंट मैंने जोड़ा होगा कि कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, वो अच्छा क्लियर होना चाहिए। तो बहुत सारी क्वालिटी आप उसमें से 2-3-4 या 2 पूछे, 3-5, 2 जो भी वो आप ऐड कर लेना, अपने अकॉर्डिंग बता देना। अगला क्वेश्चन हो सकता है आपके सब्जेक्ट नॉलेज से, क्योंकि उसमें एक बोर्ड के अंदर जो 5 मेंबर होंगे उसमें से एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा जो आपके सब्जेक्ट का होगा। अगर आप टीजीटी का सोशल साइंस के होंगे तो सोशल साइंस का टीचर आएगा वहाँ पे, और वो केवी टीचर ही होगा। जहाँ आपका सेंटर बनेगा उसी स्कूल से जनरली अडोप्ट कर लेते हैं, तो या किसी प्रिंसिपल को बुलाते हैं जो उस का वो एक्सपर्ट होता है, तो वहाँ आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्ट के लिए। मान लो सोशल साइंस के तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछेगा, पॉलिटिकल साइंस के पूछेगा, हिस्ट्री का पूछेगा, क्योंकि मैंने पीजीटी हिस्ट्री का इंटरव्यू लिया है और दिया है,
तो हम जनरली हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में बुला देते हैं। 2-3 केवी में भी गया हूँ आसपास, मेरे खुद के केवी में इंटरव्यू कंडक्ट करवाता हूँ। तो जनरली हम क्वेश्चन पूछते हैं अशोका के बारे में, अकबर के बारे में, और नेशनल मूवमेंट के बारे में, गांधी जी की बुक्स के बारे में। तो वो आपको पता होगा क्योंकि आपने तैयारी करके ऑलरेडी एग्जाम पास कर लिया है। 80 और 100 मार्क्स का सब्जेक्ट था, तो आपने उसमें अच्छे स्कोर किया तभी तो आप सिलेक्शन हुए। फिर भी वो कुछ बातें निकालना चाहता है कि आपने क्या कहा, आपने वाकई अच्छे से पढ़ाई करी थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम। तो वो कुछ 5, 7, 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आपको उसकी रिप्लाई करनी है एज पर योर सब्जेक्ट। ओके, साइंस के तो साइंस के क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद वो पेडागोजी के, मनोशिक्षण के, मनोशास्त्र के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरली 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं, वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि टीचर पढ़ के तो आया है तभी तो मेरे सामने बैठा है, और कुछ चीज़ें वो रियल लाइफ में सीखेगा भी सही क्लासरूम में जाकर। तो बहुत ज़्यादा ध्यान है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन जनरली वो पूछ लेते हैं। तो अगर इफ़ यू नो द राइट आंसर यू शुड टेल देम, इफ़ यू डोंट नो द आंसर प्लीज़ से सॉरी एंड लीव इट। देखो, गलत आंसर देने से अच्छा है कि सॉरी बोल के निकल जाना, क्योंकि गलत आंसर दोगे तो हो सकता है कि उसी आंसर, गलत आंसर में वो आपको क्वेश्चन पकड़ के फिर वो आपके मुंह में मार दे, तो वो गड़बड़ हो सकता है। तो गलत आंसर मत देना, क्योंकि जो बोर्ड होता है वो बहुत एक्सपीरियंस वाला होता है। मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो जयपुर में हुआ था, केवी नंबर 1 बाजार नगर के अंदर, और राजस्थान यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आए थे। तो हम इतने बड़े नहीं हैं कि उन प्रोफेसर को हम नेगलेक्ट करें या उनसे उनको ओवर कर जाएं। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना, कोशिश करो। अगर आपको आंसर नहीं पता, इवन आपके सब्जेक्ट के आंसर भी, जैसे मुझे 2 क्वेश्चन मुझे हिस्ट्री से पूछे गए थे, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो बृहदर्थ का नाम मैं बिल्कुल भूल गया, एक्चुअली मुझे याद नहीं आया। तो मैंने ट्राई किया, 1 मिनट उन्होंने दिया कि ठीक है यू कैन टेक टाइम एंड गिव द राइट आंसर। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई, मेरे दिमाग से एकदम ही निकल गया था वो, क्योंकि इतना बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, मुझे पता है कि इतना बेसिक पूछ भी पाएंगे क्या वो। समटाइम्स होते हैं कि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन पूछेंगे वो, या बहुत हार्ड पूछेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछ लिया और मुझे आंसर नहीं आया। लास्ट मुझे सॉरी बोलना पड़ा, सॉरी सर मुझे याद है बट वो निकल नहीं रहा है मुँह से, तो आई फील सॉरी, आई फील बैड हियर। मतलब ओके फाइन। तो गलत हमें भी होता नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड होगा, मैं समुद्रगुप्त को बता देता या किसी और नाम ले देता गलत सलत, तो उनको तो आंसर पता है ऑलरेडी, जब तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमें गलत आंसर नहीं देना है, उनको ओवर नहीं करना है, ओवर एक्टिंग बिल्कुल मत करना, वरना आपकी जॉब चली जाएगी, आप जॉब पाते पाते रह जाओगे। ठीक है। उसके बाद जनरली वो एक क्वेश्चन आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कोई एक बेहतरीन क्वालिटी हमें बताओ और एक कोई कमज़ोरी आपकी बताओ। सबको लगता है कि ये मेरी बहुत बुरी कमज़ोरी है, इसका मतलब वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप हु आर यू। वो आपने इंट्रोडक्शन तो कर लिया आपका, मेरा नाम ये है, मेरा नाम, वो तो रट के कर लिया, बट आपकी कमज़ोरियाँ निकालना चाहते हैं वो कि आप में क्या कमज़ोरी। तो आप हॉनेस्टली रिप्लाई करो कि सर मैं इंग्लिश, जनरली हमारी कमज़ोरी जो राजस्थान या नॉर्थ बेल्ट की जो होती है कमज़ोरी, वो इंग्लिश लैंग्वेज होती है कि सर मेरी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी कमज़ोर है। तो आई कैन ट्राई, आई कैन रीड इंग्लिश बुक, आई कैन ओवरकम दिस फियर। और आपकी अगर क्वालिटी वो पूछे तो कि मैं काम करने लायक हूँ और मुझे काम करना पसंद है, मुझे टीचिंग पसंद है, ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वालिटी आप बता सकते हो, या मैं बहुत लॉयल हूँ। इसमें देखो ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको आंसर करना है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेंगे, एक जो असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी बैठा होगा वहाँ पे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ केवीएस उस रीजन का, आपको केवीएस के बारे में जानना चाहेगा वो, क्या आप केवीएस के बारे में जानते कि नहीं जानते। मेरे साथ प्लस पॉइंट यह था कि मैं केवी स्टूडेंट था, तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा तो मैंने फट मैंने रेडी भी किया हुआ था। केवीएस की स्थापना कब हुई, केवीएस में कितने रीजन्स हैं, कितने जीट्स हैं, क्या उसका संरचना है, कमिश्नर होता है, फिर इंचार्ज डीसी होते हैं रीजन के अंदर, असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, प्रिंसिपल होता है, वाइस 3 सेक्शन स्कूल पे वाइस प्रिंसिपल बैठता है। क्योंकि मेरे अंकल भी खुद केवी टीचर थे तो मुझे उन्होंने काफ़ी समझा दिया था, और मैंने खुद ने बैकलॉट बनाई हुई, तो मैंने काफ़ी कुछ रट लिया था। तो केवीएस के बारे में थोड़ी बहुत 5-10 लाइन रेडी कर लें और उनको बोलें। ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है, केवीएस का लोगो क्या है, उसका हिंदी मतलब क्या है, ठीक है, थोड़ा से कुछ बातें आपको जान लेना ज़रूरी है, जिससे मतलब मोटा मोटी बात पता हो कि आपको केवीएस के बारे में जान पता है, आप बिल्कुल अननोन ना बने।
कि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो अबाउट केवीएस, ये बोलोगे तो ना एक बहुत बेड फीलिंग होती है। उसके बाद आपकी हॉबीज़ आ जाएगी। वैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे तो हॉबीज़ बता दोगे, अगर फिर भी नहीं बताते हो तो वो जनरली साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपसे जानते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है। तो हॉबीज़ से बताता है कि इंसान क्या फिनोमिना क्या है। जैसे आपने बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आपने बोला कि मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, मतलब आपका स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान है। आपने बोला कि नहीं मुझे पढ़ना पसंद है, रीडिंग करना पसंद है, मुझे पोएम लिखना पसंद है, इसका मतलब आपको रीडिंग सेक्शन आपका अच्छा होगा, राइटिंग सेक्शन आपका अच्छा होगा। आपने बोला कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स पसंद है, तो आप राजनेता हो गए। तो आपकी हॉबीज से वो लोग तय करेंगे कि आप किस फील्ड में ज़्यादा जानते हो या ज़्यादा जानना चाहते हो। ठीक है। उसके बाद आप अपनी कक्षा में अनुशासन कैसे लागू करोगे। मान लो कि आपको ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र मिल गया, सॉरी पोस्टिंग मिल गई, जहाँ के बच्चे अदर लैंग्वेज, जैसे तमिलनाडु के अंदर चले गए, आप तमिल बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, 80% बच्चे तो वही होंगे, 10-15% हिंदी बेल्ट के होंगे। तो आपकी कक्षा में जैसे आप इंटर करोगे तो वहाँ मान लो कि लैंग्वेज बैरियर है, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे। तो देखो ये सब कोई सीखता नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। केवी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको सब कुछ सिखा देगा, 1 साल के अंदर तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे। बट अभी आपको इंटर होना बाकी है, तो आप जो आंसर दे सको आप अपने आप से बनाकर आंसर करें। अगर ये मुझसे पूछा था कि आप अपनी कक्षा में अनुशासन कैसे लागू करोगे, तो मेरा जनरली रिप्लाई ये होता है कि मैं कोशिश करूँगा कि बच्चों को अच्छा से कंटेंट दूँ, बच्चों को राइटिंग के लिए। जैसे बच्चा बिजी होगा ना, वो अनुशासन करना भूल जाएगा, वो शोर करना भूल जाएगा। क्योंकि हमने ये फील किया है, हम भी मणिपुर में जब पोस्टिंग आई तो बच्चे बहुत शोर करते थे। क्लास 9 के बच्चे ज़्यादा करते हैं, क्लास और 9 और 11 ये ज़्यादा शोर करती है। क्योंकि इनमें क्या 8 का जो था 9th में डायरेक्ट आता है तो नया नया लगता है उसे, सेकेंडरी सेक्शन में आता है। एक 11 के बच्चे ज़्यादातर नए आते हैं, केवीएस बैकग्राउंड से नहीं होते, नॉन बैकग्राउंड ज़्यादा आते हैं, तो वो ज़्यादा टेंशन करते हैं आपके लिए। तो आप जनरली सिंपल रिप्लाई करें कि मैं कोशिश करूँगा बच्चों को कुछ राइटिंग वर्क दूँ, कुछ एक्स्ट्रा काम दूँ, जिससे वो शोर भूल कर वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। या ज़्यादा सीरियस है तो मैं प्रिंसिपल को बोलूँगा, और ज़्यादा सीरियस है तो मैं उनके पेरेंट्स को बोलवाऊँगा। तो हमें कुल मिला के बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है। उसके बाद जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आजकल, बट फिर भी कोई बाई चांस आपसे पूछ ले कि हु इज़ योर आइडल फॉर द लाइफ, कि आपके जीवन के लिए कौन आपका आदर्श है। अब देखो इसमें भी वो आपसे आपके बारे में जान, जैसे आपने आंसर बोला कि मेरे आदर्श नरेंद्र मोदी जी हैं देश के प्राइम मिनिस्टर, जिसका मतलब आपको राजनीति में इंटरेस्ट है। इफ़ योर आंसर इज माई आइडल इज महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर, मतलब आपको क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपने बोला मुझे शाहरुख खान, अक्षय कुमार पसंद है, इसका मतलब आपको फिल्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आपका इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं वो, हॉबीज से भी चेक करेंगे फर्स्ट थिंग, सेकंड वो आइडल से चेक करेंगे। तो अपने आइडल के बारे में अगर देखो 5 लाइन भी पूछ सकते, आपने बोला स्वामी विवेकानंद मेरे आइडल हैं, तो मतलब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो, तो आपको यहाँ 5 लाइन अपने आइडल के बारे में भी लर्न, जैसे मैंने अब्दुल कलाम बताया था तो मैंने उनकी 5-10 लाइन जोड़ी थी। वो पूछ भी सकते हैं कि ठीक है आपका आइडल तो आपने बता दिया, अब उसके बारे में 5 लाइन बताओ। आपने बोल दिया कि मेरे फेवरेट तो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, बट आपको 5 लाइन पता ही नहीं उनका बर्थ कब, उनकी डेथ कब, उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क किए, कब उनका प्रधानमंत्री काल रहा, तो कोई पता ही नहीं, तो आप यहाँ पर फंस जाओगे। तो डोंट गिव सच काइंड ऑफ आंसर्स, ओके। जो आपका रियल आइडल है उसके बारे में जानो, 5-10 लाइन रेडी कर लो पहले से, जैसे मैंने भी रेडी की थी, रेडी करो और बोल दो। वो बहुत ज़्यादा जानना नहीं चाहते हैं आपके आइडल के बारे में, बस वो थोड़ा सा भाई आपको नॉलेज है या नहीं, आपने गलत आंसर तो नहीं कर दिया, वो बस आपका झूठ पकड़ेंगे। देखो 90% काम तो उनका ये है कि आपको झूठ पकड़वाना है, मतलब आपके झूठ पकड़ने रेडी रहेंगे। आपने हॉबीज़ में झूठ बोलो, अगर आपने आपने इंट्रोड्यूस करते समय कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया घबराहट में, तो ऐसा ना करें, कॉन्फिडेंस में रहें, आई कांटेक्ट रखें, स्माइल करें। मुझे नहीं पता कि उस वक्त स्माइल नहीं आती जनरली, क्या बनावटी स्माइल आती है, तो बी नेचुरल योर से, ओके। क्योंकि मैं बहुत उस वक्त गया था तो मुझे थोड़ा डर तो था, बट मैं कंफर्टेबल था, और स्माइल मेरे फेस पे थी उस वक्त। क्योंकि जैसे मैं इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बोला अरे इनायत आया है, तो मुझे थोड़ा सा हंसी आ गई, मेरा नाम देखो उन्होंने एक अच्छा रेस्पॉन्स किया, आई डोंट नो वाई, बट वो एक पॉजिटिव साइन लगा, तो मैं थोड़ा सा खुश हो गया, चलो मेरा नाम अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना है, तो वो एक पॉजिटिव साइन था। मेरा इंटरव्यू 10 मिनट हुआ था ऑलमोस्ट, हालांकि इंटरव्यू का टाइम है कि वो लंबा भी खींच सकता है, 10 मिनट तो मिनिमम है।
20 मिनट। और सम टाइम अगर आपने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया, आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन निकल गए बाई चांस, तो 25 मिनट भी ले सकते हैं आप। तो आप अपने आंसर को समराइज करें और जितना आंसर पूछा गया उसका उतना ही रिप्लाई करें। बहुत ज़्यादा आंसरिंग मत करें, क्योंकि वो फिर उसी आंसर में से क्वेश्चन निकालते रहेंगे और आपको मुंह पे मारते रहेंगे और आप फिर आंसर देते रहिएगा उनको, तो बहुत लंबा होगा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा। उसके बाद बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, यूट्यूब पर हैं या कुछ कोचिंग्स भी कंडक्ट करवाती है, तो वो ज़रूर देख लें। आप ये वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। देखो, हर वीडियो में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। मैं नहीं कह रहा कि मेरा वीडियो बहुत यूनिक है, बहुत महान हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर, जैसे बहुत सारे लेडीज़ टीचर ने भी, मैंने खुद ने भी देखा है, इस वीडियो में आने से पहले मैंने भी वो इंटरव्यू देखे हैं। मुझे लगा कहीं मेरा पॉइंट कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, तो ऐसा पॉइंट ना बोलूँ कि जिसमें जो आपका रिलेट ना कर पा रहा आपके इंटरव्यू से। तो प्लीज़ आप भी कुछ वीडियो ज़रूर देखें। मॉक टेस्ट अगर कोचिंग कर सकते हो मॉक टेस्ट की, मॉक इंटरव्यू की, तो प्लीज़ ज़रूर करें। उसके बाद जो 5 मेंबर्स होंगे उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक होगा KVS एक्सपर्ट। जनरली ये AC और DC हमारे आते हैं। AC स्टैंड फॉर असिस्टेंट कमिश्नर एंड DC स्टैंड फॉर डिप्यूटी कमिश्नर, जो एक रीजन में होते हैं। समटाइम एक रीजन में एक DC तो होगा और 2 AC भी होते हैं। समटाइम एक AC होता है और एक DC होता है। समटाइम अगर DC की पोस्ट खाली होती है तो असिस्टेंट कमिश्नर ही DC इंचार्ज बनता है। तो वो जो आपके KVS के बारे में जाना चाहता है वो KVS एक्सपर्ट होगा। दूसरा एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या पेडागोजी या साइकोलॉजी सिस्टम सिंकलिंग, वो होगा जो आपके आई कांटेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, आपकी वे ऑफ टॉकिंग चेक करेगा, वे ऑफ आंसरिंग चेक करेगा, आपका सीटिंग पोस्चर देखेगा, आपकी ड्रेसिंग देखेगा, आपका फेस को रीड करेगा। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, वो होगा। उसके बाद एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होगा। कंप्यूटर के 2 या 3 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेंगे। MS वर्ड में कॉपी करना है तो क्या करना होगा, एक्सेल फाइल कैसे बनेगी, PPT कैसे ओपन होगी, कैसे सेव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन जनरली हम कॉन्टिन्यूअस इंटरव्यू में पूछते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा KVS में जब आपने अप्लाई किया होगा कि कंप्यूटर नॉलेज डिज़ायरेबल थी वहाँ पे, तो वो आपको आनी ज़रूरी, क्योंकि में बहुत सारा काम होता है कंप्यूटर का, हमें पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा PhD से करके नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद 4th पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज वाला होगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट TGT, PRT, PGT जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है KVS में, उसका एक्सपर्ट होगा। वो 5 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके लिए आपको अच्छे से एक बार फिर से जो आपने तैयारी करी थी, जब भी आप पास हो, जब भी आए, बट फिर भी आपको 2-5-10 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आप कोशिश करें कि सब्जेक्ट के ज़्यादा आंसर करें, उससे एक पॉजिटिविटी मिलती है जनरली, आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। नेक्स्ट जो होगा वो आपका एक डेमो क्लास होगी, उसको चेक करने वाला। जनरली वो टीचर भी हो सकता है या कोई प्रिंसिपल होता है किसी KV का, वो आपको एक डेमो क्लास रेडी कर लेना 5-10 मिनट की। कोई टॉपिक को लेकर आपकी डेमो क्लास होना बहुत ज़रूरी है। वो होगी, सबकी होती है, वो जनरली मेरी हुई थी। तो आप कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, 5 मिनट उस पर बोल सकें आप। वाइट बोर्ड पे लिखाएंगे भी सही, तो हैंड राइटिंग शुड बी गुड, ठीक है, अच्छे से बोल सको। और आपका आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज, वे ऑफ आंसरिंग, सिटिंग पोजीशन, ये सब चेक करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ऑलरेडी होगा। जो 15वां पॉइंट है इस वीडियो का, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 27 मिनट हो चुके हैं अब तक। इम्प्रूवमेंट इन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। समटाइम देखो, यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जो आलसी बच्चे हैं या जो नहीं पढ़ना चाहते, वो बच्चों के लिए आप क्या करोगे, उन्होंने पूछ लिया। और समटाइम क्या कहते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड डालने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चों को और इंटेलिजेंसी उसको इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे। कि हमारी जो टीचिंग डायरी है उसमें देखो 2 कॉलम है, उन बच्चों के नाम भी लिखते हैं हम जो अच्छे बच्चे हैं, एक्सीलेंट बच्चे हैं, एक कॉलम उसका भी और एक कॉलम उनका भी है जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते। तो आपको इसका भी आंसर बहुत रियलिस्टिक देना है कि जो भी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, मैं उनकी इम्प्रोवाइजिंग के लिए और वर्क करूँगा, उनको और नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा और मोटिवेशन दूंगा। कोई बच्चा 85 पर अटक रहा है तो उसको 90 तक लाऊंगा, 90 हो रहा है तो 95 तक, और 95 वाला है तो उसको और 98 और 99 मार्क्स लाने की
कुछ करना, ऐसा हमें अपना नॉलेज शेयर करना है। तो गाइस ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। मैंने खुद ने काफ़ी मेहनत करके इंटरव्यू फाइट किया था और मेरे खुद के आउट ऑफ 60 48 मार्क्स थे, जो वेरी गुड मार्क्स होते हैं। मैं झूठ ही बोल रहा हूँ, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, मैं आपको इंटरव्यू की वो सीट शेयर कर दूँगा। तो आप प्लीज़ अच्छे से रेडी करें, रियलिस्टिक आंसर करें और कॉन्फिडेंस में रहें और नेचुरल रहें। कहने का मीनिंग यही है कि आप अगर आपको आंसर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदे एक्सप्रेशन मत बनाना, एक है कुछ मत करना, ठीक है। सॉरी बोल कर आगे बढ़ जाना, क्योंकि वो बुरी बात नहीं है, बट गलत आंसर देना ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। तो टेक केयर गाइज, और वीडियो ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई गलती है तो या कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।